Unit plan. If you see my previous video, you will come to know what is a plan or what is a unit and how a unit plan should be made. What are its characteristics? What is the importance of making a unit plan and how is it different from lesson plan? We discussed about all these points in my previous video. अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा हो तो इकाई योजना क्या होती है, वो पाठ योजना से कैसे अलग होती है, क्या क्या उसके फ़ायदे होते हैं, ये सब हम बात कर चुके हैं। और आज हम जानेंगे कि एक इकाई योजना कैसे बनाई जाती है और इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे जिसमें जो हमारा प्रकरण होगा वो है जल और ये कक्षा 6 की किताब में आपको मिलेगा। सो टुडे वी शैल टेक अप द टॉपिक वाटर ऑफ क्लास 6 to make a unit plan. Learners, welcome to my channel all about education and let us understand how we can make a unit plan. तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियो में कि यूनिट प्लान क्या होता है। इसमें किसी एक कॉन्सेप्ट को या एक विषय वस्तु को लेकर अलग अलग टॉपिक्स या प्रकरण आपको दिखाई देते हैं, उनको हम एक साथ संयोजित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और तब उसको पेश करते हैं। इससे क्या होता है कि उसके आधार पर हम लेसन प्लान आसानी से बना सकते हैं। तो यू कैन सी देयर इज़ अ डेफिनेशन विच मेंशंस व्हाट आई हैव जस्ट सेड कि अब हम जब नियोजन कर लेंगे तो उसी के हिसाब से हम आगे पढ़ा सकेंगे डिफरेंट लेसन प्लान के बेसिस पर। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मेक a unit plan. But learners, before that, I had already mentioned in my video, and again I would like to mention that if you are making a unit plan, it is always best to make a concept mapping of that unit. As you can see, this is the format of unit plan which I had already discussed in my previous video. This will be the format. ये प्रारूप रहेगा। अब जैसे मैंने कहा कि आप जब इकाई प्लान बना रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट मैप बना लीजिए। मेरा इकाई योजना किस पे बना रहे हैं? हम बना रहे हैं जल पर, जो कक्षा 6 का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे इकाई के लिए टॉपिक है वो है वाटर, और इसके आधार पर हम अलग अलग, आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो रिलेशन दिखा रहे हैं। जो पहला हमारा, जिससे हमारा पहला लेसन प्लान निकलेगा, वो आप देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे जल के प्राकृतिक स्रोतों की, नेचुरल सोर्सेज। और आप सबको पता है व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर, लेक्स, ओशन, सी, ग्लेशियर, स्नो, फ्रॉम द माउंटेन्स। तो हमको वहाँ से पानी मिलता है। ये सारे स्रोत हैं कि पहाड़ में पड़ी हुई बर्फ़ है, नदियाँ हैं, झरने हैं, समुद्र हैं, इन सब से हमको, इवन बारिश, रेनफॉल से भी हमको पानी मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जल के स्रोत तीनों प्रकार के हैं, ठोस, द्रव और गैसीय। यानी कि अगर आप स्नो की बात करें तो दैट इज सॉलिड, अगर आप लेक्स, रिवर की बात करें इट इज लिक्विड, एंड इफ यू टॉक अबाउट वाटर वेपर इन एयर, यानी कि हवा में जो भाप होती है वो सब आपकी गैसीय स्थिति में होती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसी जो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करी है, उसी के आधार पर हम वाटर साइकिल का निर्माण भी बता सकते हैं कि जो जल चक्र है वो कैसे बनता है। आपने देखा है नदियों से पानी भाप बढ़ के ऊपर जाता है, बादलों में जाता है, फिर बादल बरसते हैं, वो बारिश होती है, वर्षा नीचे ज़मीन पर आती है जिसको मिट्टी सोख लेती है, कुछ पानी नदी के स्रोतों में, समुद्र में चला जाता है। तो इस तरह से आपकी वाटर साइकिल होती है। और जैसे मैंने बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस भी हम इसी के अंतर्गत लेंगे। तो ये हमारा जल इकाई का एक लेसन प्लान निकल जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे पे। अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है इम्पोर्टेंस एंड प्यूरिफिकेशन। इससे हमारा सेकंड प्लान बनेगा, यानी कि हमारे जीवन में जल की क्या महत्ता है और इसको हमें शुद्ध क्यों करना चाहिए। पोर्टेबल वाटर होता है पीने लायक जल, तो हम पोर्टेबल वाटर कैसे पा सकते हैं? हाउ कैन यू गेट पोर्टेबल वाटर आफ्टर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर? एंड फॉर दीज वेरियस मेथड्स आर applied. These are filtration, decantation, boiling, and also we'll study about distillation. So first we talk about the importance and then purification of water.
As you can say, these topics are interconnected also. Waterborne disease, that means पानी से, जल से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां, अगर आप पानी प्योरीफाई नहीं करते, शुद्ध नहीं करते, उसका शुद्धिकरण नहीं करते, तो हमको बीमारियां लग जाती है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाती है, पेचिश हो जाती है, डायरिया, दस्त लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाटरबॉर्न डिजीज है, ये लेसन 1 और लेसन 2 का कनेक्टिंग लिंक है। तो ये तो हो गया आपका नेक्स्ट पार्ट। तीसरा पार्ट आपका आता है कि वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि जल में ज्यादातर चीजें घुल जाती हैं, और इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, मिश्रण के बारे में बात करेंगे, सॉल्वेंट क्या होता है, सल्यूट क्या होता है, जिसको घोला जाता है उसको क्या कहते हैं, जिसमें घुलता है उसे क्या कहते हैं, और घुलने के बाद क्या बनता है। फिर हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड की बात करेंगे, और यहाँ पर हम डिस्टिलेशन की भी बात करेंगे। तो इससे हमारा तीसरा लेसन प्लान निकलेगा। उसके बाद चौथा जो हमारा इंटरकनेक्टिंग लिंक निकलता है वो है फंक्शंस की, वाटर पोल्यूशन, यानी कि हमने जल के बारे में, जल के स्रोतों के बारे में, इसके महत्व के बारे में सारी बात कर ली, लेकिन जल जो प्रदूषण है, यानी कि वाटर पोल्यूशन जो होता है वो कैसे होता है। और अगर हमारे इलाके में, गांव में मडी वाटर यानी कि मिट्टी से जो लैस पानी आता है उसको हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, कैसे हम उसको बिठा सकते हैं, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, जल ऊपर आ जाता है, जिसको हम डिकैंटेशन कहते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी बात, इसमें हम जो चौथा हमारा लेसन प्लान है, इसमें हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार से घुलनशीलता बढ़ा सकते हैं। हाउ कैन यू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी बाय स्टरिंग, यानी कि मिक्स करके, और वार्मिंग, अगर हम गर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट मैप बनाने से हमें यूनिट प्लान बनाना बहुत आसान रहेगा। कैसे रहेगा, अब आप आगे समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, ये वाला फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट के आधार पर अब हम कॉन्सेप्ट मैप को इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ऊपर क्लास लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर कौन सी यूनिट है, इकाई है, इकाई का नाम क्या है, जल है, और इस इकाई को पढ़ाने में कितने कालांश लगेंगे, हाउ मेनी पीरियड्स विल बी यूज्ड to complete this unit. So in this we can say there are 4 lesson plans, so that means 4 periods will be used. The first, as I already told you, the first one is about water, where we talk about the sources, states of matter, यानी कि क्या स्रोत हैं, किन किन अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव्य, गैसीय। तो विल टॉक अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड देन विल टॉक अबाउट द इंटरचेंजिंग की सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है, लिक्विड से गैस कैसे बनता है, ठंडा करने पर लिक्विड हो जाता है, लिक्विड को और फ्रीजर में डालने पर बर्फ हो जाता है। फिर जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो ये तो हो गई प्रकरण की बात। दूसरा कॉलम है हमारा कि अधिगम नतीजे क्या आएंगे, व्हाट विल बी द लर्निंग आउटकम्स, क्या हमें इसके आउटकम्स मिलेंगे, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या उत्पाद हमको मिलेगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, लर्नर्स विल डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। अब लर्नर्स हैं, जो अधिगम करता है, जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आसानी से जब यूनिट खत्म होगी, ये पोर्शन खत्म होगा, तो वो दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। किसके बीच में, प्राकृतिक व मानव निर्मित जो स्रोत होते हैं जल के, उन दोनों में अंतर कर पाएंगे। दे विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट, इनमें अंतर कर पाएंगे। किस तरह से आपस में ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया इंटरचेंज होती है। और इसके अतिरिक्त जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जल चक्र बना पाएंगे, उसका स्पष्टीकरण दे पाएंगे। दे विल बी एबल टू ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वाटर साइकिल। सो एज यू कैन सी, ऑल द 3 domains, that is cognitive, psychomotor and affective domains are covered. About the domains, you can see my video where we have discussed about the domains कि cognitive domain जो होता है संज्ञानात्मक, वो दिमाग से संबंधित होता है, हेड से संबंधित। अफेक्टिव डोमेन जो होता है वो हार्ट से संबंधित होता है। और जो साइकोमोटर होता है, जिसमें हम अपने हाथ यूज करते हैं चित्र बनाने के लिए, सवाल सॉल्व करने के लिए, तो वो आपका साइकोमोटर डोमेन होता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कॉलम। फिर थर्ड कॉलम आता है शिक्षक की क्रिया, यानी कि अब टीचर क्लास में कौन सी क्रियाएं करेंगी इस प्लान के अकॉर्डिंग। तो क्रियाएं आपको दिख रही हैं कि टीचर जो है क्रियाकलाप दिखाएंगी, बर्फ को पिघला के दिखाएंगी, उसके बाद गर्म पानी दिखाएंगी, पानी को ठंडा करके दिखाएंगी,
इसके अतिरिक्त वो चार्ट पेपर पर जल चक्र वाटर साइकिल दिखाएंगी और इसके अलावा द टीचर विल राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन दी ब्लैक बोर्ड, यानी कि श्याम पट पर मुख्य बिंदुओं को जरूर लिखेंगी। और जब टीचर एक्टिविटी कर रही है तो एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स भी एक्टिविटी करेंगे, यानी कि छात्र क्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो छात्र क्रियाओं का पार्टिसिपेशन होगा, सहभागिता होगी, वो जो भी उद्दीपन उनको दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए टीचर ने कहा बर्फ को छू के बताइए या जल को छू के बताइए, ठंडा है गर्म है, तो सहभागिता रहेगी, उनके उत्तर रहेंगे, उनके प्रश्न रहेंगे, उनके डाउट्स रहेंगे। फिर आते हैं हमारे एड्स और रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज रहेंगे, क्या सामग्रियां रहेंगी। टीचर अपने साथ बर्फ ला सकती है, बॉटल में पानी ला सकती है, गर्म ठंडा दोनों। इसके अतिरिक्त चार्ट में वाटर साइकिल बना के ला सकती है, बोर्ड होगा, चौक होगा, तो ये सारी एड्स होंगे। और ये जब खत्म होगा पहला वाला टॉपिक, तो इवैल्यूएशन मेथड, यानी कि कैसे जांच होगी, कैसे मूल्यांकन होगा, कौन सी विधि अपनाएंगे टीचर्स। तो हो सकता है टीचर्स ओरली मौखिक रूप से प्रश्न पूछे, हो सकता है टीचर बनाने को दे, हो सकता है टीचर कोई प्रोजेक्ट दे, हो सकता है टीचर कोई टेस्ट ले ले, तो इस तरह से, या कोई प्रदत्त कार्य दे दे, तो कुछ भी टीचर असेसमेंट के लिए या मूल्यांकन के लिए दे सकती हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला टॉपिक। आशा है आपको समझ में आया होगा लर्नर्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दैट यूनिट, which is importance of water. So you can see all the topics or subtopics are related to the main topic, water, main unit water. Now we shall know what is importance of water. हमारे जीवन में पानी की क्या अहमियत है। तो अहमियत जब आती है तो it is effective domain, यानी कि we should respect water, the sources of water, we should not waste water, we should not pollute water. हमको पानी और जल के जो भी स्रोत हैं उनका आदर करना चाहिए, हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए, हमें उसको गंदा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और अब आपको काफी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बच्चे क्या बता पाएंगे। नीचे का पोर्शन अभी मैं थर्ड स्लाइड में आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड में। और उसी तरह से टीचर की एक्टिविटी है, फिर बच्चों की है, और फिर कौन कौन से सोर्सेज होंगे। फिल्टर पेपर में क्या मतलब है, यहाँ पे छानने वाला पेपर लेके आएंगे, बच्चे फिल्टर पेपर से छान के देखेंगे। ग्लास होगा, बीकर होगा, और इसके आधार पर बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, असाइनमेंट दिया जा सकता है कि आप अपने घर में पानी को कैसे साफ कर सकते हैं, कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से ये पूरा जो छूट गया था, यानी कि डिजीजों के बारे में बात कर सकते हैं आप बच्चों से कि अगर पानी को साफ नहीं करेंगे तो हमको क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो बच्चे बता देंगे। तो ये तो हो गया आपका सारे कॉलम्स सेकेंड पॉइंट के। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि जैसे मैंने बताया कि जल जो है ज्यादातर चीजों को अपने अंदर घोल लेता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो नमक हो। तो इस तरह से वो अपने अंदर बहुत तरह तरह के सॉल्ट्स को, लवण को घोल सकता है। तो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। फिर सोल्यूशन किस प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। इवेपोरेशन, यानी कि जब पानी इवेपोरेट होता है तो पीछे सॉल्ट छूट जाता है, पानी जल प्योर हो जाता है। इसी तरह से डिस्टिलेशन के बारे में हम बात करेंगे इसमें। और इसके अलावा जब हम लर्निंग आउटकम्स की बात करें कि अधिगम नतीजे क्या निकलेंगे, तो बच्चे ये सब बता पाएंगे कि क्या डिफरेंस होता है सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या अंतर होता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में बच्चे बता पाएंगे। टीचर क्या क्या गतिविधियां करेंगी वो इस कॉलम में आ गई, बच्चे कैसे पार्टिसिपेट करेंगे इस कॉलम में आ गए, क्या क्या सामान हम यूज करेंगे इस कॉलम में आ गया, और कैसे हम मूल्यांकन, हाउ विल वी इवैल्यूएट व्हाट एवर हैज बीन टॉट। दिस विल बी इवैल्यूएटेड मे बी बाय ओरल और रिटन टेस्ट, और अ प्रोजेक्ट कैन बी गिवन टू द student. So this is the completion of third topic. Then we move on to the fourth topic, which is water pollution. Now you can ask the students about the causes, how water pollution is caused, what are the various methods to prevent this water pollution. So आप बच्चों से पूछ सकते हैं कारक क्या हैं, ऐसे कैसे हम कौन कौन सी विधियां अपना सकते हैं कि हमारा जो जल है वो प्रदूषित ना हो। तो ये सारी चीजें हम बच्चों से बात करेंगे, और किस प्रकार से हम घुलनशीलता बढ़ा सकते हैं। आप बच्चों को सॉल्ट को ठंडे पानी में घोल के बताइए, फिर गर्म पानी में घोल के बताइए, और उसको चम्मच से घोल के बताइए कितनी तेजी से घुलता है जब चम्मच से घोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्टिविटीज के द्वारा। तो लर्नर्स क्या सीखेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे, टीचर क्या क्या करेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, स्टूडेंट्स क्या क्या करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे।
कौन कौन से वस्तुओं का प्रयोग होगा यहाँ पे लिखेंगे, और किस प्रकार से मूल्यांकन होगा प्रोजेक्ट द्वारा। या आप बच्चे को कह सकते हैं कि आप अपने एरिया में कोई कहीं पे गंदा पानी हो तो उसको गिलास में भर के लाइए और फिर उसको बोतल में रख दीजिए, फिर देखिए अगले दिन क्या होता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है या कुछ गंदगी ऊपर तैरती है। जो नीचे बैठ जाती है, जो सेटल डाउन कर जाती है, जो सेडिमेंट हो जाती है, तो ऊपर का पानी निकाल लीजिए। जो ऊपर तैर रही है उसको फिल्टर पेपर से निकाल सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो गिव देम टेस्ट। सो इन दिस वे this unit covers 4 topics, and from this unit you can make 4 lesson plans. So I hope you must have understood that how a unit plan is made, and based on this unit plan we can prepare unit test paper also. अक्सर टीचर से यूनिट टेस्ट पेपर बनाने को कहा जाता है किसी भी यूनिट का जब खत्म हो जाती है। तो आपको कैसे क्वेश्चंस इंक्लूड करने हैं, आपके पास 4 टॉपिक्स हो गए हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन डिवाइड योर यूनिट टेस्ट पेपर, अकॉर्डिंगली यू कैन सेटल इट, accordingly you can make it on the basis of difficulty level, on the basis of different domains, और आप ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, शॉर्ट भी बना सकते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। तो in this manner you can make a unit test paper based on this unit plan. I hope you must have understood what is a unit plan, how it is made, and if you like the video, please share it with your friends and subscribe to my channel if you have not done so, so that you get notification. And if you want to know more about it, I will put the link in my description box and you can see it from there. Thank you for watching.